नमस्कार दोस्तों, मैं हेमेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो आज जो हमारा ये हिस्ट्री का है 5वां पार्ट है। इसके पहले मैंने 13 पार्ट में आपका एंशिएंट हिस्ट्री खत्म किया है, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो ये जो 5वां पार्ट है, इसके पहले का जो 1, 2, 3 और 4 पार्ट है, उसका भी लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री का जो पार्ट है 5वां, इसको मैं शुरू करने से पहले आपको जो मैंने पिछले पार्ट में लोधी वंश और सल्तनत काल के जो राज व्यवस्था के बारे में पढ़ाया था, मैं उसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। तो पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसे आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कर लें। उससे क्या होगा, हम लोग जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अब। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था लोधी वंश के बारे में, तो लोधी वंश का कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो लोधी वंश जो है कि लोधी वंश के काल का क्या काल था और इसमें कितने शासक हुए थे। तो लोधी वंश का जो काल था वो 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक हुआ था। इन्होंने कुल 75 वर्ष तक शासन किया था और इसके 3 शासक हुए थे। कौन कौन से? तो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ठीक है, हम लोग तीनों के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या है, बहलोल लोधी जो है इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1451 से 1489 ईस्वी तक। क्वेश्चन क्या है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। लोधी जो है, बहलोल लोधी का जन्म किसके द्वारा हुआ था? तो शल्य चिकित्सा के द्वारा हुआ था। सरदारों को समानता का अधिकार किसने दिया? तो बहलोल लोधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बहलोल लोधी की सेना को क्या कहा जाता है? तो सरदारों की सेना कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि बहलोली सिक्का किसने चलाया था और यह किस धातु का था? तो बहलोली सिक्का जो है किसने चलाया था? बहलोल लोधी ने चलाया था। और यह सिक्का जो था क्या था? चांदी का था। नेक्स्ट आते हैं अब सिकंदर लोधी के बारे में। तो सिकंदर लोधी का जो साल कब से कब तक था? तो 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है क्या, सिकंदर लोधी का जो है मूल नाम क्या था? जो मूल नाम था उसका क्या नाम था? निज़ाम खां नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर लोधी कविताएं किस नाम से लिखता था? तो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था, जो कि मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया भी था। नेक्स्ट है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की जो स्थापना किसने और कब की थी? तो सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है कि आगरा शहर को राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो इसी ने, सिकंदर लोधी ने बनाया था। कब? 1504 ईस्वी में। नेक्स्ट क्या है कि मकतब तथा मदरसा क्या है? तो मकतब जो है प्राथमिक शिक्षा का केंद्र है और मदरसा जो है उस शिक्षा का केंद्र था। यह किसके शासन काल में हुआ था? तो यह भी सिकंदर शाह लोधी के काल में हुआ था और इन्होंने जो मस्जिद को है शिक्षा का केंद्र बनाया था। मस्जिदों को सरकारी संस्थान के रूप में किसने बनाया? तो इसी ने, सिकंदर शाह लोधी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि गाज ए सिकंदरी किसने चलाया? तो सिकंदर लोधी ने चलाया था, जो कि 30 इंची या 31 इंची का था, जिसको कि जो गज से नापा जाता था। मतलब गज में बोला जाता था ये सिकंदरी गज है, तो 30 या 31 इंची का होता था ये। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस सुल्तान ने खुम्स का कोई भाग नहीं लिया? तो सिकंदर शाह लोधी ने खुम्स का कोई भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने मंदिरों की मूर्तियों को तुड़वाया और उन्हें कसाईयों को दे दिया? तो सिकंदर शाह लोधी ने करवाया था। नेक्स्ट है कि कबीरदास किस सुल्तान के इसमें था, समयकालीन था? तो सिकंदर शाह लोधी के समयकालीन था। कबीरदास के तो हम लोग ने बहुत सारा दोहा भी देखा है, तो यही जो कबीरदास है किसके का शासनकाल में थे? तो सिकंदर शाह लोधी के। नेक्स्ट है कि सिकंदर शाह लोधी का मकबरा किसने बनाया था? तो इब्राहिम लोधी ने बनवाया था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का जो शासनकाल था वो कब से कब तक चला? तो 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। नेक्स्ट है इब्राहिम लोधी ने सर्वप्रथम किस राज्य को जीता था? तो ग्वालियर राज्य को जीता था। ये इसकी सबसे बड़ी सफलता भी थी, हम लोगों ने पिछले बार डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट है खतौनी का युद्ध कब तथा किसके किसके मध्य हुआ था? तो 1517 से 1518 ईस्वी के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में? तो इब्राहिम लोधी तथा राणा सांगा के मध्य हुआ था और इसमें जो है राणा सांगा की क्या हुई थी? विजय हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो पानीपत का जो है प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी के शासनकाल में और किसके किसके बीच में हुआ था? तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। तो इस युद्ध में क्या हुआ था? इब्राहिम लोधी की हार हो गई थी और उसके बाद क्या हुआ था? बाबर जो है जीत गया था और बाबर ने इब्राहिम लोधी का वध कर दिया था। और इसी वध के कारण जो है जब ये ख़त्म हो गया तो इसके बाद जो है मुगल काल स्टार्ट हो गया और इब्राहिम लोधी के मरने के बाद ही जो है इनका जो लोधी वंश था उनका पतन हो गया। मकबरों का काल किसे कहा जाता है? तो लोधी काल को कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा लोधी वंश का। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा जो दिल्ली सल्तनत का शासन व्यवस्था था उसके बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, जो कि हमारा मल्टीपल चॉइस में होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अमील कौन थे? तो भू राजस्व की जो वसूली करते थे उसका जो सहकारी प्रतिनिधि था उसे हम लोग उस काल में क्या अमील के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्या कि निम्नलिखित में से किसे बगदाद का खलीफा
ने मंसूर प्रदान किया था, तो इल्तुतमिश को किसने किया था? बगदाद का खलीफा के नाम से उपाधि प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेरशाह सूरी ने अपनाई थी। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार को मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता जो थे उन्हीं को किया गया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला का स्थापित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के वेतन के रूप में भूमि प्रदान करने की प्रथा बंद कर दी थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने इस प्रथा को फिर से शुरू किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतलाक प्रथा को शुरू करने वाला शासक कौन था? तो यह भी फिरोज शाह तुगलक था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चीनी सम्राट ने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1341 ईस्वी में अपना शिष्टमंडल भेजा था? तो तोगन तिमूर जो था इसने अपना शिष्य भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय एकमात्र मंगोल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो तरमा सीरीन के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक का हुआ था। तो पहला जो उनका राज तिलक हुआ था वो ठट्टा के निकट हुआ था और दूसरा जो है दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि लकड़ी के जिस महल से दबकर सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी उसका निर्माता कौन था? तो अहमद अयाज नाम था उसका। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली, यह कथन किसका था? तो ये बदायूनी का था, जो कि उस समय के एक बहुत बड़े से कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय होने वाला अंतिम विद्रोह किसका था? तो तगी का था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजा तास या सहदास माना जाता था? तो गयासुद्दीन तुगलक को। नेक्स्ट है क्या कि खिदमती क्या है? तो खिदमती जो था पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देय कर था खिदमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंद्रानंद के रचयिता कौन है? तो वह अश्वघोष है। नेक्स्ट है उसके बाद कि निम्न में से किनका राज्य कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग तक फैला हुआ था? तो चोल का था। लास्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद तुगलक को काफिर किसने कहा था? तो इसामी ने कहा था। चलिए तो हो गया हमारा पिछले पार्ट का जो क्वेश्चन आंसर था। अब हम लोग आते हैं आज के नए पार्ट में, जो पार्ट नंबर 5 है। तो आज के जो पार्ट 5 में हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्यतः जो विजयनगर साम्राज्य है वो मिडिवल हिस्ट्री में ही आता है और उसमें जो है टोटल 4 वंश थे। ठीक है, उन 4 वंशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो लोग कौन कौन से थे? तो 4 जो वंश थे उसमें से, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जो विजयनगर साम्राज्य था वो कब से कब तक था? तो जो विजयनगर साम्राज्य है वो 1336 ईस्वी से 1416 ईस्वी तक राज किया था। यह जो था यह मध्यकालीन भारत का एक साम्राज्य था। इसके जो है राजाओं ने लगभग जो है 310 वर्ष तक राज किया था। किसमें? विजयनगर साम्राज्य पे। इसका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? कर्नाटक राज्य था। जो विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक नाम क्या था? तो कर्नाटक साम्राज्य था। इसकी स्थापना किसने की थी? तो हरियर और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने की थी। ये हरियर और बुक्का राय जो थे ये भी जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही थे। उसी समय से इन लोगों ने ये अपना जो राज्य है स्थापित कर लिया था। तो हरियर और बुक्का राय जो है इन्हीं दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इससे पहले ये दोनों भाई जो कर्नाटक में कंपली राज के मंत्री थे। पुर्तगाली इस साम्राज्य को बिसनागा राज्य के नाम से भी जानते हैं। तो पुर्तगाली इस राज्य को किस नाम से जानते हैं? तो बिसनागा राज्य के नाम से। नेक्स्ट है लगभग 250 वर्ष के उत्कर्ष के बाद सन 1565 में इस राज्य की भारी पराजय हुई और राजधानी विजयनगर को जला दिया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के जो राजवंश थे वह कौन कौन से थे? तो विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 राजवंश थे। कौन कौन से? तो पहले थे संगम वंश, दूसरे थे सालू वंश, तीसरे थे तुलु वंश और चौथे थे अराविडु वंश। तो संगम वंश का जो संस्थापक था वो हरियर प्रथम और बुक्का राय था। उसका जो शासनकाल था वो 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक चला। नेक्स्ट आया सालू वंश। सालू वंश जो इसका जो संस्थापक था वो था नरसिंह सालू, जो 1485 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट आया फिर तुलु वंश। तुलु वंश का जो संस्थापक था वो था वीर नरसिंह और इसने 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट आया अराविडु वंश। इसका जो संस्थापक था वो तिरुमल था और 1570 से 1650 तक इसने शासन किया। फिर है क्या कि हरियर प्रथम जो विजयनगर का अधिष्ठाता माना जाता था,
को 2 समुद्रों की अधिपति की उपाधि भी प्राप्त थी। जो ये हरिहर जो प्रथम है, जिसने कि संगम वंश या विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी, इसे 2 समुद्रों की अधिपति की उपाधि मिली थी। और उसके बाद क्या, उसके पश्चात जो है जब ऐसा हो गया था तो फिर 70 वर्ष ये शासन और चला था। मतलब क्या हुआ, जब ये 200 वर्ष तक शासन कर लिया तो 70 वर्ष तक और थोड़ा थोड़ा करके ये शासन चला था, लेकिन मुख्य रूप से जो है ये 200 वर्ष तक ही शासन किया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो संगम वंश, संगम वंश क्या है कि जो इसके जो शासक थे वो निम्नलिखित में से कौन कौन से थे? तो हरिहर प्रथम थे, जिन्होंने 1336 से 1356 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद क्या हुआ, इसने विजयनगर, यह विजयनगर का साम्राज्य था और इसने अपनी जो राजधानी थी वह कहाँ बनाई थी? तो अनेगोंडी को बनाई थी। बाद में इसने विजयनगर को अपनी राजधानी बना लिया। फिर आया बुक्का प्रथम, इसने 1356 ईस्वी से 1377 ईस्वी तक शासन किया। और क्या हुआ, ये जो हरिहर का उत्तराधिकारी था और उसका भाई जो है बुक्का प्रथम हुआ। ठीक है, जो हरिहर का जो भाई है यही था बुक्का प्रथम, और दोनों ने ही मिलकर इस संगम वंश की स्थापना की थी। लेकिन जो हरिहर प्रथम के बाद ही बुक्का प्रथम ने इस साम्राज्य को चलाया था। ठीक है, और 1346 ईस्वी में ही संयुक्त शासक के रूप में शासन कर रहा था। और ये जो है 1346 से ही संयुक्त शासन के रूप में कर रहा था, लेकिन जो इसको पूरा अपना पूरा मिला तो वो 1356 में मिला। फिर आता है हरिहर द्वितीय, 1377 ईस्वी से 1404 ईस्वी तक इसने शासन किया। ये क्या था, हरिहर द्वितीय ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर ली। मतलब ये अभी तक इन दोनों सम्राट ने महाराजाधिराज की उपाधि नहीं धारण की थी, तो इस दोनों ने की। पहले इसने की, किसने? हरिहर द्वितीय ने। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। तो ये था हरिहर द्वितीय। अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है देवराय प्रथम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा था इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या था, इसने अपने राजरोहन के तुरंत बाद उसने फिरोज शाह बहमानी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। बहमानी के शासक के हाथों उसकी हार हुई और उसने हुनों, मोतियों तथा हाथियों के रूप में 10 लाख रुपए का हर्जाना देना पड़ा। फिर देवराय द्वितीय, यह इस वंश का महानतम शासक था, जिसने 1422 ईस्वी से 1446 ईस्वी तक इस वंश पर शासन किया। नेक्स्ट आया कौन? मल्लिका अर्जुन, जिसने 1446 से 1465 ईस्वी तक शासन किया। उसके समय जो है उड़ीसा और बहमानी राज्यों ने विजयनगर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट आता है क्या? विरूपाक्ष द्वितीय, इसने 1465 से 1485 ईस्वी तक शासन किया और यही जो था इस वंश का अंतिम शासक था। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वंश जो था कौन सा था, तो सुलू वंश था। लेकिन उसके पहले संगम वंश की हम लोग कुछ उपलब्धियां देख लेंगे। तो उपलब्धियां क्या थी इनकी? तो पहला था बहमानी राज से गोवा और बेलगांव जीता और अपने राज का विस्तार किया इसने। नेक्स्ट आया 1410 में देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाकर विजयनगर को असीमित पानी का स्रोत उपलब्ध करा दिया। ये सब इसकी उपलब्धियां थी संगम वंश की। फिर क्या आया? बुक्का के पुत्र देवराय द्वितीय ने विदेशी भूमि श्रीलंका, किलान और पुलिकट को अपने अधीन करते हुए वहां से कर वसूली आरंभ कर ली। अभी पिछले पार्ट में मैंने देखा था, पिछले स्लाइड में क्या था कि जो बुक्का था, बुक्का का जो पुत्र था देवराय द्वितीय, इसने श्रीलंका के राजा से जो कर वसूलना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 1485 ईस्वी तक विजयनगर एक धनी और संपन्न लोगों का शहर था, जहाँ के लोग विदेशों से महंगी और विदेशी वस्तुओं का आयात करते थे। यहाँ से मसाले, रत्न और रत्नों का निर्यात बड़ी मात्रा में होता था। नेक्स्ट है कि देश की सबसे अच्छी अश्व सेना और हस्ती सेना विजयनगर ही की शोभा थी। और लास्ट क्या है कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विशेषता दक्षिण भारत की साम्यता भारत के इतिहास की एक घटना है। दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक तथा, और ये क्या था, ये जो था जो तुगलक सत्ता के ही आसपास में ये बना हुआ था, कौन सा? संगम वंश जो था। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है सालू वंश। सालू वंश ने 1485 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक शासन किया। मतलब टोटल इसने 20 वर्ष तक शासन किया था। इसमें क्या था कि इसका जो शासक था वो कौन था? नरसिंह सालूब था। इसने 1485 ईस्वी में इस शासन पर क्या किया? इस राज्य पर अपना अधिकार जमाया, विजयनगर साम्राज्य पर, और शासन करने लगा। और इसे ही संस्थापक भी कहा जाता है किसका? सालू वंश का। संगम वंश का प्रथम जो शासक था वो क्या? संगम वंश प्रथम बलापहार के द्वारा उखाड़ फेंक दिया गया। इसने क्या किया? जो बलापहार का जो था मतलब शासक जो नाम था उसको क्या कर दिया? उखाड़ के फेंक दिया और अपने आप को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। ठीक है, विजयनगर के द्वितीय राजवंश का को ही बोला जाता है किसको? सालू वंश को बोला जाता है। नेक्स्ट है सालूब नरसिंह ने अपने अल्पवयस्क पुत्र के संरक्षण रूप में नरसा नायक को नियुक्त किया था। तो नरसा नायक को जो है क्या अपने पुत्र के संरक्षण के रूप में नियुक्त किया था। लेकिन अवसर पाकर नरसा नायक ने क्या किया? संपूर्ण सत्ता पर अधिकार कर लिया। तो मतलब सालू वंश में जो है इस नरसिंह के बाद नरसा नायक जो है यह सत्ता में आया। लेकिन फिर क्या हुआ? 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने सालूब के नरेश इडमाडी की हत्या करके स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया। तो ये जो सालूब नरसिंह ये थे एक राजा,
और एक कौन था, इनमाडी नरसिंह जो था। ये 2 राजा थे जो कि सालू वंश पे शासन किए थे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है तुलुव वंश। जो तुलुव वंश था ये 1505 से 1570 ईस्वी तक शासन किया। कहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य में। तुलुव वंश जो है 1505 से शासन किया। इसकी स्थापना नरसा राय के पुत्र वीर नरसिंह ने की थी। किसने, नरसा राय के पुत्र वीर नरसिंह ने, जिसने कि उस दोनों राजा को मार दिया था। किसे, अरमाडी नरसिंह और नरसिंह देव को, दोनों को मार के इसने तुलुव वंश की स्थापना की। इतिहास में इसे द्वितीय बलापहार की संज्ञा दी गई है। तो द्वितीय बलापहार की संज्ञा कैसे दी गई है, तो नरसिंह राय के पुत्र वीर नरसिंह को। 1505 में नरसिंह ने सुलु वंश के, देखिए मैंने बता रहा था कि नरसिंह इरमाडी नरसिंह की हत्या करके स्वयं विजयनगर साम्राज्य का सिंहासन अधिकार कर लिया और तुलु वंश की स्थापना कर दी। 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद उसका अनुज मतलब छोटा भाई कृष्णदेव राय सिंह सत्तारूढ़ हुआ। और उसके बाद क्या, तुलु वंशी जो है शासक का जो क्या क्या था, निम्न कौन कौन से शासक थे, तो वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय और सदाशिव राय, ये चारों थे। हम लोग इनको चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे। जो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट थे वो कृष्णदेव राय थे, तो इसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। नेक्स्ट है, देखिए तुलु वंश के मुख्य शासक, तो कृष्णदेव राय ये क्या था कि 8 अगस्त 1519 को सिंहासन पर बैठा और विजयनगर के शासकों में से महानतम शासकों में से एक था। यह भारत के महान शासकों में से एक था। उसके बाद क्या है, 1509 से 1510 ईस्वी में बीदर के सुल्तान महमूद शाह को अदोनी के समीप हराया। तो जो बीदर का सुल्तान महमूद शाह था उसको अदोनी के समीप इसने 1509 से 1510 में हराया। फिर 1512 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल खां को भी परास्त कर रायचूर पर अधिकार कर लिया। और इसे जो है किसने किस नाम की उपाधि धारण की थी इसने, तो यवन राज स्थापनाचार्य की स्थापना की थी। मतलब ये उपाधि धारण की थी, क्या, यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अच्युत देव राय। ये कौन था, कृष्णदेव राय ने 1529 में अपनी मृत्यु से पूर्व अच्युत देव राय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। उसके बाद उसने अपने शासनकाल में बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल खान ने से रायचूर एवं मिर्दुल के किले को छीन लिया था। अच्युत देव राय ने गजपति शासक के आक्रमण को असफल किया और साथ ही 1530 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान को भी पराजित किया था। फिर 1542 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद अच्युत के साले, क्या नाम था उसका, सलक राज था तिरुमल, जिसने कि अच्युत के पुत्र अल्पायु जो पुत्र था वेंकट प्रथम को सिंहासन में बैठाया। लेकिन उसका जो शासनकाल मात्र 6 महीने तक चला। जो मतलब जो ये वेंकट प्रथम का जो शासनकाल चला मात्र 6 महीने तक चला। इसके बाद क्या हुआ, विजयनगर का साम्राज्य की सत्ता जो है अच्युत के भतीजे सदाशिव राय के हाथों में आ गई। तो हम लोग सदाशिव राय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट है सदाशिव राय। तो सदाशिव राय जो है इसने 1542 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक शासन किया। यह भी विजयनगर का एक शासक था। शासक वास्तविक में ये क्या था, ये अरविडु वंशी राम राय के हाथ में थी। लेकिन ये क्या था, सिर्फ नाम का शासक था बोला जाता है इसे। और इसमें जो शासक कर रहा था वो कौन कर रहा था, राम राय कर रहा था। कौन वंश का, तो अरविडु वंशी राम राय जो है इसमें शासन कर रहा था। 1543 ईस्वी में राम राय ने बीजापुर के विरुद्ध गोलकुंडा एवं अहमदनगर से संधि कर ली। कालांतर में उसने अहमदाबाद के विरुद्ध बीजापुर तथा गोलकुंडा से सहयोग कर दिया। उसकी यही सहयोग नीति जो है असफल रह गई थी। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जो लास्ट वंश था विजयनगर साम्राज्य का, वह था कौन सा, तो अरविडु वंश था। इसने 1570 ईस्वी से 1649 ईस्वी तक शासन किया। जो अरविडु वंश था अथवा कर्नाटक राजवंश 1570 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक इसकी स्थापना हुई। मतलब इसके बीच में ये काम किया। और क्या 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने सदाशिव राय को अपदस्थ करके क्या किया, पेनगुंडा जो है उसको अपनी वहाँ पे अपनी राजधानी बना करके वहीं पे वो लोग शासन करने लगे। फिर क्या हुआ, यह वंश जो दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का चौथा और अंतिम वंश था। पेनगुंडा जो है इस वंश की राजधानी थी। फिर अरविडु वंश को जो बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की मिलीजुली सेनाओं द्वारा 1565 ईस्वी में तालुकोट या रक्ष तंगडी की लड़ाई में विजयनगर की विनाशकारी हार विरासत के तौर पर मिली थी। तो इस तरह से क्या हुआ, धीरे धीरे जो है यह अरविडु वंश का भी जो है पतन होने लगा और विजयनगर साम्राज्य का भी धीरे धीरे पतन होने लगा। नेक्स्ट है कि इस वंश के तिरुमल का जो अधिकारी था वह रंग द्वितीय हुआ करता था। ठीक है, रंग द्वितीय के बाद जो इसका शासक बना वो कौन बना, वेंकट द्वितीय बना। कौन बना, वेंकट द्वितीय इसका नेक्स्ट शासक बना। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। उसके ही शासनकाल में वाडियार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। तो जो वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना कब की थी, तो 1612 ईस्वी में की थी।
नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य लगभग 3 शताब्दी से अधिक तक जीवित रहा। तो मैंने फर्स्ट में इसमें बताया था कि 310 वर्ष तक विजयनगर साम्राज्य जो है जीवित रहा था, लेकिन उसमें 70 वर्ष जो है गिने चुने जगह पर ही विजयनगर चल रहा था, मतलब सीमित हो गया था उसका राज्य। नेक्स्ट क्या है कि बाद के समय में अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण राजाओं की सत्ता का क्षय होने लगा। जो अंग्रेज की जो ईस्ट इंडिया कंपनी आने लगी, इसके बाद क्या हुआ, सभी राजाओं का जो सत्ता का जो क्षय होने लगा, धीरे धीरे सत्ता कम होने लगी। तो इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, रंग तृतीय था। उसको जो है वेल्लोर के एक छोटे से प्रदेश तक ही सीमित कर दिया। किसने कर दिया, तो अंग्रेज ने कर दिया। फिर क्या हुआ, 1664 ईस्वी की लड़ाई में यह प्रदेश भी बीजापुर और गोलकुंडा की सेना के पास चला गया, और इसी के साथ क्या हुआ, अरविडू वंश का पतन हो गया। जब अरविडू वंश का पतन हो गया मतलब विजयनगर साम्राज्य का भी पतन हो गया। तो दोस्तों ये तो हमारा आज का पार्ट था। अब जो हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे बहमानी राज के बारे में पढ़ेंगे और स्वतंत्र प्रांतीय राज के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, और फिर तब हम लोग उसके बाद आ जाएंगे मुगल काल में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है मिडिवल हिस्ट्री का मुगल काल। ठीक है दोस्तों, तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आपको जो भी इंप्रूवमेंट चाहिए ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। आप लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, और हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम लोग आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो, और अपने घर में सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, और सुरक्षित रहिए घर में। ठीक है दोस्तों, चलिए विदा लेता हूँ आपसे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।